हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम एनसीईआरटी की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 से 12th तक की पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम का बेस है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के पहले चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले लोग कैसे रहते थे? उनके पास न मोबाइल था और न बिजली, और ना ही हमारे जैसे घर। तो वे क्या खाते थे और कैसे सरवाइव करते थे? चलिए जानते हैं। इतिहास से हम क्या जान सकते हैं? इतिहास से हम कई बातें जान सकते हैं, जैसे पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में वो रहते थे, और उनके विभिन्न व्यवसायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहले अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ और हम अपने हजारों साल पुराने इतिहास को किन स्रोतों से जानते हैं। जिसमें पहला है, प्राचीन काल में लोग कहाँ और कैसे रहते थे। कुशल संग्राहक नर्मदा नदी। लगभग कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे थे। वे खेती नहीं करते थे, बल्कि भोजन इकट्ठा करते थे। उन्हें जंगलों की विशाल संपदा का ज्ञान था। वे पौधों की जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों को खाने के लिए इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। चावल की पहली खेती विंध्य और गारो पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य श्रृंखलाओं में कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित स्थानों पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। कृषि की शुरुआत सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में स्थित इन पहाड़ियों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें को उगाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में ही रहते थे। नगरों का विकास सिंधु और गंगा नदी। सिंधु नदी लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा नदी लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा और इसकी सहायक नदी के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। गंगा के दक्षिण के विशाल क्षेत्र को मगध कहा जाता था। लोग यात्राएं क्यों करते थे? प्राचीन काल में यात्रा करना बहुत कठिन था, फिर भी लोग यात्राएं करते थे। इसके कई रीज़न हैं, जैसे काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार के लिए, धार्मिक गुरु शिक्षा और सलाह देने के लिए, नई और रोचक स्थानों की खोज की चाह के लिए। और इसका परिणाम ये हुआ, इसमें संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और एक दूसरे के विचारों को जाना। तीसरा पॉइंट है देश के नाम का इतिहास। इंडिया। यूनानियों और ईरानियों ने उत्तर पश्चिम से आते समय सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अगला पॉइंट है भारत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भरत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका उल्लेख संस्कृत की कृति ऋग्वेद में मिलता है। चौथा पॉइंट है अतीत के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। इतिहास को जानने के मुख्य रूप से 4 तरीके हैं, जिसमें पहला है पांडुलिपि। ये हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती थी। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ है हाथ। ये ताड़पत्रों या हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसमें कई विषय होते थे, जैसे कि धार्मिक मान्यताएं, राजाओं का जीवन, औषधियाँ और विज्ञान। दूसरा पॉइंट है अभिलेख। इसे इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं। पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। शासक अपने आदेशों, नियमों और अपनी जीत का विवरण इन पर लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सके। तीसरा पॉइंट है पुरातत्व। इसे आर्कोलॉजी भी कहते हैं। पुरानी इमारतों के अवशेष, ईंट, पत्थर, मूर्तियाँ और चित्रों का अध्ययन आर्कोलॉजी कहलाता है। खुदाई से हमें कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जैसे औजार,
हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के। पुरातत्वविद जानवरों, मछलियों और पक्षियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं ताकि पता चले कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अनाज के दाने जल जाने पर जले हुए अनाज के रूप में सुरक्षित रहते हैं। तिथियों का अर्थ, डेट्स इन हिस्ट्री। इसमें पहला है BC, बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा पूर्व। इसका मतलब है ईसा के जन्म के पहले के साल। अगला पॉइंट है AD, यानी एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। लैटिन में इसका अर्थ है प्रभु के वर्ष में। आजकल AD की जगह CE, यानी कॉमन एरा का प्रयोग भी होता है और BC की जगह BCE, यानी बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, जैसे कि आर्कोलॉजी, अवशेषों, बर्तन, औजार, हड्डियों का अध्ययन आर्कोलॉजी कहलाता है। और मैन्यूस्क्रिप्ट, ताड़पत्रों, भुर्ज छाल पर लिखी हुई पुस्तकें होती हैं। इंस्क्रिप्शन जो होता है, पत्थर, धातु सतहों पर उत्कीर्ण शासकीय जो आदेश हैं उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। हिस्टोरियन सोर्सेस, यानी अतीत का अध्ययन जो है, पांडुलिपियों, अभिलेखों, पुरातत्व के स्रोत के रूप में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला अध्याय। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि मगध साम्राज्य वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? कमेंट में जवाब ज़रूर दें। अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय को कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।